हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस अगले भाग में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर की। पिछले पार्ट जो कि हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब पर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा करी थी। लेकिन हमने लिथोस्फीयर को भी अच्छे से कवर कर लिया था। लिथोस्फीयर में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पर बात करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो चारों वर्ड्स हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये सभी एक ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। और आज जो हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्फीयर भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है ह्यूडोर, HUDOR, ह्यूडोर। ह्यूडोर मीन्स होता है वाटर, वाटर यानी कि धरती का, पृथ्वी का वह भाग जो अपने आप में पानी को सम्मिलित करके रखता है, मतलब कि वह भाग जिसमें पानी ही पानी है। जैसा कि हमने देखा है और हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसको हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। पानी के साथ साथ गैसेस भी पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर को अगर हम देखें तो अभी मैंने जब सोलर सिस्टम की बात करी थी तो सोलर सिस्टम में मैंने बताया था आप लोगों को कि अर्थ पे कितने परसेंटेज पानी पाए जाते हैं और कितनी परसेंट लैंड मौजूद हैं। यानी अगर हम बात करें अर्थ की, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में ये 71% जो पार्ट है, 71%, ये 71% पार्ट ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। 71% पार्ट क्या है? वाटर है। और 29% पार्ट ही जो है वह लैंड है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वह 71% पानी से घिरी हुई है और 29% ही बस धरती है, यानी लैंड है। जो लिथोस्फेरिक पार्ट है वह सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 29% ही है। तो इसमें भी अगर हम 71% वाटर की बात करें तो 71% वाटर में मोर देन 97% ओशंस वाले पार्ट हैं। यानी कि लगभग 97.5, मोर देन 97%, यानी 97.5% जो वाटर है वह ओशेनिक वाटर है। ओशेनिक वाटर है। और जो 2.5% है, यही जो फ्रेश वाटर है जिसको हम इस्तेमाल में लाते हैं वह है। और अगर हम 2.5% की बात करें, ये जो फ्रेश वाटर है, ये 2.5% में जो लार्ज अमाउंट में जो पानी है, जो लार्ज अमाउंट में जो फ्रेश वाटर है 2.5% की, वह आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, इन सभी चीजों में मौजूद है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो वाटर है जो इस्तेमाल करने के लायक है, वह हमारे बीच मौजूद है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह डेली एक्टिविटीज में हम यूज करें, पीने के लिए यूज करें, या फिर अदर एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं उसके लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, वह वेरी लिटिल अमाउंट में मौजूद है। और इसके लिए आज जैसे जैसे हम वाटर का, जो फ्रेश वाटर का जो डिप्लीशन है वह करते जा रहे हैं, और एक ऐसा भी वक्त आएगा जब फ्रेश वाटर की शॉर्टेज होने वाली है। और हम इन दिनों, अगर हम सिर्फ इन दिनों की बात करें तो इन दिनों भी दिल्ली में हम शॉर्टेज ऑफ वाटर को देख सकते हैं। दिल्ली में लोग वाटर क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं। इसके पहले भी वाटर क्राइसिस से बेंगलुरु में भी लोग वाटर क्राइसिस के शिकार हुए, और जहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वह निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम
जो डे बाय डे जो वाटर डिप्लीशन कर रहे हैं, इसके कारण हमारी जो पानी का जो भाग है जो हमारे जमीन के नीचे मौजूद है वह धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें बताया गया कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक सैटेलाइट व्यू जारी करती है, एक फोटो जारी करती है, जिसमें वह बता रही है, इंटरनेशनल यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वह बता रही है कि जो हमारी धरती है, जो हमारी धरती के जो पार्ट्स हैं वह धीरे धीरे और सूखे होते जा रहे हैं, वह ड्रायर होते जा रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के शिकार होने के कारण जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, इसके कारण हमारी जो पृथ्वी है वह और सूखी होती जा रही है। और सूखा होना यानी जो हमारा पानी है वह बिल्कुल भी खत्म होने के कगार पर आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर में हमने ये जान लिया कि जो हमारी पृथ्वी है वह 29% लैंड है और 71% वाटर है। इसके साथ साथ 97% जो 71% वाटर है, इसमें 97% ऑफ वाटर जो है वह ओशन बेसिन्स का है, यानी ओशन बॉडीज का है, और जो 2.5% वाटर है वही फ्रेश वाटर है, जिनमें आइस कैप्स, आइस बॉक्स ये सभी भी शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओशन बॉडीज की। ओशन बॉडीज, अब हम हाइड्रोस्फीयर में जैसा कि हमने देखा कि 97% जो वाटर है वो ओशन बॉडीज की है, तो हम जो मेजर ओशंस हैं उनको देख लेते हैं तो काफी क्लियर हो जाएगा कि जो ओशन बेसिन्स के जो पानी है वो कैसे हैं और इनके क्या क्या इस्तेमाल हो पाते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम सबसे पहले बात करेंगे ओशन बेसिन्स की। ओशन बेसिन्स जो कि 97% जो वाटर है वह अपने आप में रखते हैं। तो ओशन बेसिन्स में जो सबसे मेजर ओशन बेसिन है वह है पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, आप सभी ने नाम सुना होगा। और अगर प्रशांत महासागर का जो शेप है उसकी बात करें तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का जो शेप है वह सर्कुलर इन शेप है, सर्कुलर है। पैसिफिक ओशन का जो शेप है वह कैसा है? सर्कुलर है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो पैसिफिक ओशन का जो शेप है वह सर्कुलर है। और पैसिफिक ओशन जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट में देखा था कि एशिया महाद्वीप जो है वह लगभग 1/3 हिस्सा पृथ्वी का वह कवर किए हुए है, वैसे ही अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की तो पैसिफिक ओशन ये भी 1/3 एरिया में जब फैला हुआ है पृथ्वी के, और इसका जो शेप है वह सर्कुलर है। और हमने लिथोस्फीयर में भी देखा था कि लिथोस्फीयर में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वह लगभग 8,848 मीटर की है। लेकिन प्रशांत महासागर में एक ट्रेंच है वह लगभग 11,000 मीटर है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो सबसे ऊंची पीक है उससे गहरी हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद एक ट्रेंच है जिसको हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं। ये भी बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है और वह कौन से ओशन में पाई जाती है। तो हम कहेंगे सबसे डीपेस्ट जो ओशेनिक ट्रेंच है वह है मरियाना ट्रेंच, और जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं पैसिफिक ओशन किन किन देशों से घिरा हुआ है, यानी इसके जो कोस्टल लाइन है वह किन किन देशों को छू करके जाते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इस पैसिफिक ओशन से घिरे हुए है। यानी जो 4 कॉन्टिनेंट है, 4 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका
एंड साउथ अमेरिका, ये चारों जो कॉन्टिनेंट है यह पैसिफिक ओशन से घिरे हुए है। इसके बाद से जो दूसरे नंबर की जो सबसे यूनिक ओशन आती है वह है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन के बाद से दूसरी सबसे बड़ी ओशन है और इसका जो शेप है वह एस शेप्ड है। देखिए पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, इसको काफी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम अक्सर चूक कर जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन से ओशन का जो शेप है वह एस शेप है और हम अक्सर पैसिफिक ओशन पे मार करके चले आते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो अगर एस शेप आता है तो हमारा जो उत्तर होगा वह अटलांटिक होगा और अगर सर्कुलर इन शेप आता है तो होगा हमारा उत्तर पैसिफिक ओशन। तो हमारा जो अटलांटिक ओशन है इसका जो शेप है वह एस शेप है। यह सभी ओशन से ज्यादा बिजी रहने वाले ओशन है क्योंकि इसका जो शेप है, जो कोस्टल लाइन शेप है वह इरेगुलर और इनटेंडेड है, जिसके कारण यहाँ पे जो नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स पाए जाते हैं जिससे यहाँ पर समुद्री जहाज होकर के गुजरते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। तो इसके वजह से ये जो ओशन है अटलांटिक ओशन, यह सबसे बिजिएस्ट ओशन है। सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? तो अटलांटिक ओशन है। और यह किस किस से घिरा हुआ है? तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यह फ्लैंक करता है वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में यह यूरोप और अफ्रीका को फ्लैंक करता है, यानी इससे घिरा हुआ है। ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को वेस्टर्न साइड से घेरे हुए है और ईस्टर्न साइड से यह यूरोप और अफ्रीका को घेरे हुए है। ये हमारे दो महत्वपूर्ण ओशन बेसिन्स हुए। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बाद से जो तीसरा सबसे बड़ा ओशन है वह आता है तीसरे नंबर पर हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो एक देश के नाम पर रखा गया है, जो हमारा देश है हिंदुस्तान, यानी इंडिया। इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो शेप है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पैसिफिक ओशन को देखा, पैसिफिक ओशन का जो शेप था वह सर्कुलर था, वैसे ही अटलांटिक ओशन का जो शेप था वह एस शेप था। और वहीं अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन का जो शेप है वह ट्रेंगुलर इन शेप है। और ट्रेंगुलर इन शेप होने के साथ अगर हम देशों की बात करें तो नॉर्थ में एशिया महाद्वीप और वेस्ट में अफ्रीका महाद्वीप और ईस्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से यह घिरा हुआ है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो ट्रेंगुलर इन शेप है नॉर्थ में, बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम ट्रेंगुलर इन शेप की बात करते हैं। नॉर्थ में एशिया महाद्वीप से यह इसकी सीमा लगती है, अफ्रीका वेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में। इसके बाद हम आते हैं साउदर्न ओशन पे। साउदर्न ओशन जो कहाँ पे स्थित होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में यह कहाँ पे होगा? तो अंटार्कटिक जो सर्किल मैंने बताया था आप लोगों को, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पे माना जाता है, तो यह वही सर्किल है या वही ओशन है जो अंटार्कटिक ओशन पे, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को एक्सटेंड करता है। कितने डिग्री पे? तो एक्सटेंड करता है 60 डिग्री नॉर्थवर्ड। और वहीं पर आर्कटिक जो ओशन है, आर्कटिक ओशन जो लास्ट और पांचवा मेजर ओशंस में से एक है आर्कटिक ओशन। यह नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, नॉर्थ पोल से घिरा हुआ है और इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। जैसा कि मैंने बेरिंग स्ट्रेट का पहले भी जिक्र किया हुआ था। बेरिंग स्ट्रेट एक शैलो वाटर रीजन है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जो पैसिफिक ओशन में है, जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन का भी निर्धारण होता है। और ये बेरिंग स्ट्रेट से जो आर्कटिक ओशन है
वह पैसिफिक ओशन से इसके साथ जुड़ता है। यानी अगर मान लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट है तो ये आर्कटिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन इस बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट करता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोस्फीयर जो कवर हो गया, और हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमें और भी सुधार करने के मौके मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।